जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ध्यान से समझिए, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड की लंबाई। आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, जब आप लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस होता है उसका आधा अगर हम कर देते हैं तो वो बॉन्ड लेंथ हो जाता है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगा, एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड की लंबाई। अब आप इमेजिन करिए, ठीक है ना, आप इमेजिन करिए, मान लीजिए जैसे कि ये पेन है, मान लीजिए, ठीक है, ये पेन है, ठीक, ये इसकी जो भी मोटाई हो, अगर हम इसको पिघला के इसकी लंबाई बढ़ा दें तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, आसान हो जाएगा। या इसकी लंबाई कम करके हम इसको और मोटा शेप देते, मतलब कोई मटेरियल बाहर नहीं फेंकना है हमने, तो क्या हो जाएगा? ये इसका लंबाई अगर बढ़ गया तो लंबाई बढ़ने से बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और लंबाई के घटने से बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड की मजबूती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब एक बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी निकली है या फिर किसी एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली का। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगा उतना आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन ध्यान से समझो ये कि नॉट ऑलवेज है, ये नॉट ऑलवेज, ठीक है ना, नॉट ऑलवेज। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेना, ये हमेशा ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉट ऑलवेज, ठीक है। फिर भी मैक्सिमम केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखिए, इसमें पहला केस हम देखते हैं फॉर डिफरेंट बॉन्ड। अगर मान लीजिए आपके पास बॉन्ड का प्रकार अलग अलग है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड जो है उसकी लंबाई ज़्यादा है, उससे कम, उससे छोटा जो होगा डबल बॉन्ड होगा, उससे छोटा क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे आसानी से सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी। तो ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, बॉन्ड लेंथ हमको और बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है N2 O2 और F2। अब F2 में FF सिंगल बॉन्ड है, O2 में OO डबल बॉन्ड है, और N2 में N ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा FF सिंगल बॉन्ड, फिर OO डबल बॉन्ड, फिर सबसे छोटा N ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। और ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी ही शब्द का प्रयोग करेगा ज़्यादातर। स्ट्रेंथ आपको समझना है, वही चीज़ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड में भी हम लोग देखते हैं। केस सेकंड है फॉर सिमिलर बॉन्ड्स, ठीक है ना। एक ही तरह का बॉन्ड हो, यार वो डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो मेनली सिंगल बॉन्ड की हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इफ वैलेंस शेल ऑफ बॉन्डिंग एटम इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी कि स्मॉल साइज है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। अगर जितना भी एटम नज़दीक आएगा, वैलेंस शेल नज़दीक आएगा, ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होता है, बॉन्ड की मजबूती उतनी ज़्यादा रहती है, और बॉन्ड की लंबाई उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को भी मिलता है। जैसे HF में H का तो S ही यूज हो रहा है, ठीक है ना, H का तो S ही यूज हो रहा है, F का P, Cl का P, Br का P और I का P। लेकिन ध्यान रखो, ये क्या है? हाइड्रोजन का तो 1s ही यूज होगा, और ये 2p है, ये 1s 3p है, ये 1s 4p है, ये 1s 5p है। तो आप कायदे से समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि जो बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी ये HI में होगी, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में। मतलब अगर ये H है, ये F है, ठीक है, तो ये H है, ये Cl है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। ये H है तो ये Br है, ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर लेना। ये H है तो ये आयोडीन है। तो जाहिर सी बात है, देखो ये लंबाई क्या हो रही है? बॉन्ड की बढ़ रही है। तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है तो इसको तोड़ना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो HF का बॉन्ड आसानी से, ठीक है ना, मतलब HI का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी यानी कि तोड़ने में एनर्जी सबसे ज़्यादा HF में लगेगा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI।
क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। ये असल में सीखने वाली बात है यहाँ पे। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो ए बी, मान लो पहले बात तो हम सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अगर एक सिंगल एक डबल आ गया तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल वाला कमजोर होगा डबल से और डबल वाला कमजोर होगा ट्रिपल से, तो सिंगल सिंगल की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे ये ए बी है, अगर यहाँ पर मान लो ए एटम पर और बी एटम पर, दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, अगर ए और बी दोनों एटम पे लोन पेयर है तो इस लोन पेयर रिपल्शन के वजह से, ये क्या है, रिपल्शन के वजह से इस बॉन्ड में हलचल बढ़ जाएगी, इस बॉन्ड की हलचल बढ़ जाएगी और इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इफ बोथ एटम्स आर सेकेंड पीरियड मेंबर एंड, हाँ सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, लोन पेयर तो होना चाहिए, साथ साथ सेकेंड पीरियड भी होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड पीरियड है तो साइज बहुत छोटा है। मान लो ये एक आइटम ये है, अब जरूरी नहीं कि उस स्फेरिकल की हम बात कर रहे हैं, एक आइटम ये है दूसरा आइटम ये है, अगर इस पे लोन पेयर इस पे लोन पेयर है, अब देखो साइज इतना छोटा है कि लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो रिपल्शन तगड़ा होगा, ये बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। अब मान लो आइटम जैसे इतना बड़ा है, तो अब लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये रिपल्शन उतना जो है भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। तो सेकेंड पीरियड के जो मेंबर होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो इफ बोथ एटम्स आर सेकेंड पीरियड मेंबर एंड बोथ हैव लोन पेयर, देन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड बिकम वीकर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो बात समझो, यहाँ पे एफ फ्लोरीन में लोन पेयर है, ठीक है, क्लोरीन में भी लोन पेयर है, ध्यान से समझना, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के हैं ना, सब पे लोन पेयर है, लेकिन प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा बॉन्ड कमजोरी में फ्लोरीन को, क्योंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट है, फ्लोरीन बहुत छोटा आइटम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लार्ज रिपल्शन है, सब लिख लेना जितना भी मैं बोल रहा हूँ, हर चीजें लिखवाई जानी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लार्ज रिपल्शन है, यहाँ पे रिपल्शन बहुत कम है, दिक्कत नहीं डालेगा वो। लेकिन ये जो लोन पेयर है, इनफैक्ट ये तीन लोन पेयर हैं, ये मिलके इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पे 3 लोन पेयर और 3 लोन पेयर उतना कमजोर नहीं करेंगे बॉन्ड को, मतलब अपना इफेक्ट उतना नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन क्या है, ये सब बड़े साइज के हैं। तो इतना तो तय है कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड का मजबूती बहुत कम हो गया, लेकिन कितना कम हो गया, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। हाँ देखो, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे केवल और केवल साइज का फैक्टर मायने रखेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का है, ठीक है ना। तो आयोडीन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सबसे कमजोर होगा, क्लोरीन का बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर फ्लोरीन बीच में नहीं है तो सबसे ज्यादा क्लोरीन बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होगा सिंगल बॉन्ड, फिर ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड, फिर सबसे कमजोर आयोडीन। लेकिन अब वही बात है कि फ्लोरीन है कहाँ पे चला गया, ये थर्ड पे चला जाता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली है, यहाँ पे हम कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो कमजोर होके ये तीसरे पोजीशन पे चला गया, ठीक है। हाँ, आयोडीन अब भी सबसे पीछे रहेगा। सिमिलर सी बात है, ठीक है, ये 17 है, ये 16 में। ऑक्सीजन फैमिली में भी ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। सिलिकॉन सल्फर में भी होगा, लेकिन हम सल्फर में अब बना नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इफेक्ट कहाँ डालेगा, ऑक्सीजन पे ही डालेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। तो यहाँ पर भी जो देखा गया है, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इन तीनों में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सल्फर का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक, फिर उससे कमजोर सेलेनियम सिंगल बॉन्ड, फिर उससे कमजोर टेलुरियम सिंगल बॉन्ड। फिर से वही, जैसे फ्लोरीन तीसरे पोजीशन पे चला जाता है, उसी तरह ऑक्सीजन भी तीसरे पोजीशन पे चला जाता है। तो ये कंपैरेटिवली आसान है याद करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 16 के बाद 15 के पहले हम 14 बना दे, तो पहले 15 देख लेते हैं। 15 में भी ध्यान दो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ठीक है ना, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, फास्फोरस पे भी है, बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकेंड पीरियड पर ही फर्क पड़ता है। तो देखो ये 17वें, 16वें और ये 15वें, इन तीनों में जो सेकेंड पीरियड का मेंबर है वो तीसरे पोजीशन पे चला जा रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान दो, यहाँ पर और यहाँ पर, ये बात अच्छे से ध्यान से समझना। बाकी जो है वहाँ पे केवल और केवल हम साइज को देखेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ग्रुप 14 में देख लेते। तो 14 में पहली बात तो
कहीं किसी पे सेकेंड पीरियड का मेंबर है कार्बन, बट कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान से समझना। अब ये मत सोचना कि सर आप सिंगल बॉन्ड बनाया, मैं सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन के साथ लेफ्ट और राइट कुछ और जुड़ा होगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, केवल साइज को देखेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे मजबूत और पोलोनियम एक मिनट, ये लेड और लेड के बीच का सिंगल बॉन्ड सबसे कमजोर, क्योंकि साइज सबसे बड़ा, कार्बन का साइज सबसे छोटा, ठीक। अब अलग अलग की हम बात करें, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 14, 15, 16, 17, ठीक। यहाँ पे भी वही बात है, कौन सी बात है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा सिंगल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन, क्योंकि सब के सब सेकेंड पीरियड के हैं। सेकेंड पीरियड में हमको लोन पेयर वाला रिपल्शन देखना है और कार्बन में कोई रिपल्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रांग हो जाएगा और सबसे वीक फ्लोरीन फ्लोरीन। बात समझ में आ रही है, भले साइज इसका छोटा है लेकिन लोन पेयर की वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्लियर। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन सिलिकॉन, फास्फोरस फास्फोरस, सल्फर सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन, तो ये सब थर्ड मेंबर के हैं, तो थर्ड मेंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड पीरियड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे तो केवल साइज हम देखेंगे, तो सिलिकॉन से छोटा साइज फास्फोरस, उससे छोटा साइज सल्फर, उससे छोटा साइज क्लोरीन, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही होगा। यहाँ पे हम रिपल्शन थोड़ी देखेंगे, और सबसे कमजोर सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है, तो ये बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये नोट कर लीजिए आप, ठीक। सबसे छोटा आइटम पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है, हाइड्रोजन, जहाँ पे 1s के बीच में बॉन्ड बनता है और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड का कंपैरिजन करा देना, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका याद भी कर लें 104, और इसका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 102 किलो कैलोरी पर मोल। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर तो है नहीं रिपल्शन के लिए, और सबसे छोटा साइज भी है। बाकी फ्लोरीन फ्लोरीन का जो है रिपल्शन भी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन भी है, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन भी है, और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रिपल्शन नहीं है। तो ध्यान दो, अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सबसे छोटा साइज। उसके बाद सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब सेकेंड पीरियड के हैं, ठीक है। साइज थोड़ा बड़ा भी हो गया, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन भी है लोन पेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनका बॉन्ड का स्ट्रेंथ H सिंगल बॉन्ड से कम होगा, 104 किलो कैलोरी से कम बॉन्ड एनर्जी होगी। कार्बन कार्बन सिलिकॉन, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, ये तो मजबूत होता है, O सिंगल बॉन्ड, F सिंगल बॉन्ड और N सिंगल बॉन्ड से। तो H सिंगल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर दूसरे नंबर पे अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। बाकी हम बोरॉन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट बॉन्ड खुद के साथ बनाते जा रहा है और एक लार्ज चेन बनाते जा रहा है, तो हम बोलेंगे उसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है, सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकली, और हम अच्छे से जानते हैं, क्लास 10 में पढ़ के आए हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कौन है, कार्बन का। बात समझ में आ रही है। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सल्फर का हो जाएगा, क्लियर है ना। सेकंड नंबर पे किसका हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा, ठीक। याद रखिए, पहले नंबर पे कार्बन, सेकंड नंबर पे सल्फर, ये याद करना होगा आपको। चलिए इसको नोट करिए, हो गया ये। चलिए थोड़ा सा लास्ट में एक ऑर्डर देख लेते हैं, एनसीईआरटी से भी ऑर्डर लिया गया। ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, सबसे ज़्यादा देखो 14 ग्रुप में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। देखो कार्बन तो बहुत ज़्यादा आगे होता है सिलिकॉन से, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम से भी आगे, जर्मेनियम और टिन, ठीक है ना, इनका लगभग एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक्चुअली हम बोलें तो जर्मेनियम का ज़्यादा ही होता है, ठीक है। ये ऑर्डर याद करना होगा। सल्फर, ठीक है, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन, फिर टेलोरियम, याद कर लीजिए। फास्फोरस वाले में भी, ठीक है, फास्फोरस,
फिर आर्सेनिक, फिर नाइट्रोजन, फिर ठीक है ना Sb, फिर बिस्मथ हो जाएगा, ठीक है ना, एंटीमनी बिस्मथ। ठीक, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम लोग ने इतना छोटा सा चीज़ कैसे छोड़ दिया। तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे आप लोग, सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज ये छोटा सा लेक्चर था, अब मिलेंगे अगले क्लास में और हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।